अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने आज के मौज़ूआत पर। आइंदा इंतखाबात तक तमाम इदारों को जूं का तू रहना चाहिए। नवाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सदर आसिफ अली जरदारी का खिताब। तहरीक इंसाफ में पहले मरहलावार पार्टी इलेक्शन। शुएब सेटल कमीशन से मलिक रियाज की मुआफी, तौहीन अदालत केस खत्म। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, आज मियाँ साहब फरमाते हैं, आपकी तो मुलाकात हुई है कि वो तो कह रहे हैं कि जूं का तू रखें तमाम इदारों को। ये जूं का तू रखने से मुराद क्या है? देखिए, नवाज शरीफ साहब आज तशरीफ़ लाए थे अताउल्लाह कासमी साहब के दफ्तर में। अच्छा, इससे पहले भी वो आए थे वहाँ चंद माह पहले, और वहाँ ज़ोहराना तनावुल फरमाया था उन्होंने, और चंद अखबार नवीस जो थे मदऊ थे। आज तो चाय पी बस। ये वही मुलाकात का जिक्र है ना जिसमें आपके ऊपर आपके हवाले से बात हुई कि आपके सामने उन्होंने मेरे हवाले से कोई बात नहीं हुई। नहीं, जो अखबारात में लोगों ने लिखा, मैंने कहा आरिफ निज़ामी साहब ने कोई वो लिखा था, हाँ, बात की थी। मेरे हवाले से कोई बात नहीं, मुझे ना आप भारत का हवाला दिया करें। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब, एक ग्रुप था अखबार नवीसों का, मजीद निज़ामी साहब थे, मैं था, मेज़बान ने तो होना ही था, सोहेल वड़ाइश थे, अयाज अमीर थे, अच्छा, ठीक है ना, और इरशाद आरिफ थे, इफ्तिखार अहमद साहब थे, अच्छा, हमारे अली शामी साहब थे। मतलब एक ग्रुप था, और तनवीर शहजाद साहब थे नौजवान अखबार नवीसों में नुमाया, रऊफ ताहिर साहब थे, और तबादला ख्याल के कुछ 2 घंटे तक। अच्छा, तो उसमें कई चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड थी और कोई चीज़ें ऑन रिकॉर्ड थी। अच्छा, यानी वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। ये आपने ऑफ द रिकॉर्ड कहा है तो दिल चाह रहा है सबसे पहले ऑफ द रिकॉर्ड पूछी जाए। हाँ, आपका दिल तो यही चाह रहा होगा, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड जी। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब से पूछा गया जब कि ये जो इस वक्त अदारों में जो कशमकश की सूरत बरपा है, या ये इस तरह की क्या सारियाँ की जा रही हैं, तो आप इसमें क्या कहते हैं? ये देखिए ना, अदलिया के दरमियान और फौज के दरमियान, ठीक है, फजा ऐसी बनी हुई ना, हमारे मीडिया में बनी हुई है, पता नहीं हकीकी है कि नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है। बयानात के तबादले तो हुए हैं, और भी कुछ बहुत कुछ हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि ये जो मामलात हैं और ये अदारे हैं, ये ऐसे ही काम करते रहे इलेक्शन तक, क्योंकि अब इंतखाबात आने वाले हैं। ठीक है, और इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। ना तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नए मुकर्रर हुए हैं, ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नए मुकर्रर हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मामलात को इंतखाबात तक ले जाया जाए, इंतखाबात हो, मुनसफाना हो, जिसकी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर मुनसफाना इंतखाबात में मुस्लिम लीग हार जाए या जीत जाए, वो उसके नताइज को कबूल करेंगे। ठीक है, लेकिन मुनसफाना की शर्त है। मुनसफाना की शर्त, तो मुनसफाना की देखिए ना, इलेक्शन कमीशन आज़ाद हुआ जी, जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम वहां आ गए। अब वजीर आजम और वज़ीर आला का इंतखाब होना है, वो भी अगर इत्तफाक राय से हो जाए, और फिर उधर आप चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद हैं, तो मैं तो नहीं समझता कि उसके बाद कोई कह सकेगा कि इंतखाबात मुनसफाना नहीं हुए। शामी साहब, ये जूं का तू रखने से मुराद ये है कि जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब अशफाक जनरल साहब रहे, अपनी सीट पे रहे, COS रहे, चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस रहे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। इसका मतलब ये भी तो है ना, इन दोनों को सपोर्ट मुहैया कर दी है नवाज शरीफ साहब ने? नहीं, दोनों को सपोर्ट इस तरह मुहैया किया है कि दोनों का रोल बड़ा अहम है। देखिए, हमारी फौज इस वक्त हालत जंग में है, दहशत गर्दी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, जो इंतहा पसंद है उनके मुकाबले में खड़ी है, उससे कई महाजों पर लड़ना पड़ रहा है, और एक प्रोपेगेंडा का महाज जो है वो भी उसके खिलाफ खुला हुआ है, गैर मुल्की ताकतें जो हैं वो भी उसके दर पे हैं।
मुल्क के अंदर शिकायत जो है वो भी मौजूद है। बिल्कुल। तो देखिए इस सबके बावजूद जो फौज है वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकत है, दुरुस्त। और अब अदलिया भी इमर्ज कर रही है। तो ये ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना, एक दूसरे की ताकत बनना है। ठीक तो है। अशफाक परवेज कियानी साहब जो हैं उनके बारे में एक दरखास्त जो है उसकी समाअत शुरू हो गई बिल्कुल हुई है कि उनको जनाब एक्सटेंशन ठीक मिली है कि नहीं मिली। एक्सटेंशन मिलने के 2 साल के बाद, जबकि दस्तूर जो है मेरे सामने रखा हुआ है, इसमें वाज़ेह तौर पर इसकी दफा 243 कहती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुकर्रर करेगा सदर वजीर आजम के मशवरे से। ठीक है। अल्लाह अल्लाह का चल, किसी अदालत का और किसी दूसरे अदारे का इसमें कोई दखल नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये अदलिया ये सुन ही नहीं सकती, फिर सुन ही नहीं सकती, सुनना ही नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन शाम साहब वो 60 इयर्स एक रस्म भी तो है ना हमारे, 60 years ऑफ एज। अच्छा हो गए, फिर क्या हुआ? जब उनकी तकर्री हुई, जब उनकी एक्सटेंशन हुई, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने की, उस वक्त तो 60 साल के नहीं थे, हमारे वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटियों के, वो 60 साल के हो जाते हैं लेकिन टेन्योर पूरी करते हैं। अच्छा। देखिए, और अभी तो आप देखिए एक्सटेंशन को बात यह है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर फकीर हुसैन साहब जी, उनको भी मिली, बिल्कुल मिली। तो चीफ जस्टिस जो है वो अपनी जगह उनका एहतराम है। हाँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ओहदा है वो इतना काबिल एहतराम है भाई, जिसके 6 लाख मुसल्ला अफराद जिसकी कमान में हो, जिसके इशारे पर जान कुर्बान करने को तैयार हो, जो मुल्क की दिफा का जिम्मेदार हो, सरहदों की हिफाजत कर रहा हो, उसके तहत कोई आदमी, कोई टॉम डिक एंड हैरी, वो कोई किसी किस्म की दरखास्त लेके चला जाए। तो खुद साबिक फौजी है, कर्नल इनाम। वो जनाब पता नहीं किस तरह के फौजी हैं, आपको तो पता है, ये तो रिटायर्ड फौजी तो बेहतर तरह तरह के हैं, और वो तो उनकी तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोग हमारे कहते हैं वल्लाह वाला कि एक किसी इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक है। अच्छा, ये रिटायर्ड वाला कुछ ना भी हो, लेकिन दरखास्त तो कोई भी दे सकता है ना। अब कल कोई दरखास्त लेकर चला जाए, अल्लाह मियाँ 1 है 2 है, अदालत सुनना शुरू कर देगी। एक दरखास्त लेकर चला जाए, जनाब यहाँ एक इस्लाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए, और कायदे आजम जो थे उनका नाम दुरुस्त रखा गया था, खिताब दुरुस्त था या नहीं था। ठीक है। तो ये बातें अदलिया के सुनने की नहीं है, एहतियात जरूरी है, एहतियात। तो गोया नवाज शरीफ की तरफ से ये मैसेज भी लिपटा हुआ है, ये मैसेज हर शख्स को भेजना चाहिए। मैं तो कहता हूं सदर पाकिस्तान जो है उनको बाकायदा चिट्ठी लिखकर ये मैसेज देना चाहिए अदालत जज हजरात को। अच्छा, उनको मालूम होना चाहिए भाई, कमाल है, हर अदालत का भी एक दायरा कार है, इंतजामिया का भी एक दायरा कार है, और फौज तो एक ऐसा अदारा है भाई, अगर फौज खुदा ना खास्ता हमारी ना हो जी, तो फिर क्या होगा? या दुश्मन की फौज होगी। शाम साहब, एक फिजा बजाते खुद अदलिया के खिलाफ भी है ना, कई मजामीन तज्जिए छप रहे हैं कि जनाब वो नोटिफिकेशन जिसके तहत जजेस बहाल हुए उसको नहीं, वो तो क्या है, देखिए उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो तो बहाल हो गए, अब तो उन्हें कोई बेहाल कर नहीं सकता, अब तो वो दूसरों को बेहाल कर रहे हैं। तो बात यह है, उनको तो उनकी आपको मालूम है, चीफ जस्टिस जब बरतरफ करने की कोशिश की गई थी उनको, उस वक्त हमने कहा कि चीफ जस्टिस का मतलब है पूरी अदलिया की बेतौरकी जी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जी उसके बारे में सवाल उठाना उसकी पूरी फौज की बेतौकीरी नहीं है। बिल्कुल। तो चीफ्स जो हैं उनका एहतराम होना चाहिए। शामी साहब, एक ब्रेक ले लें और उसके बाद एक सवाल मेरे जहन में आया, वो मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग आखिर नवाज शरीफ ने ये सब कहने की कैसे मुंतखब तो सवाल किया गया, उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, टाइमिंग, ये सवाल इसलिए जहन में उठता कि नवाज शरीफ साहब के पास ये इत्तला तो नहीं है कि कहीं कोई कार्रवाई होने जा रही है इन दोनों के खिलाफ या दोनों में से किसी एक के खिलाफ? नहीं, कहीं भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सवालों के जवाब में गुफ्तगू की थी उन्होंने, और जो माहौल है उस पर तो हर एक की नज़र होती है। बिल्कुल। देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ना, वो कोई मजाक नहीं है, और चीफ जस्टिस भी मजाक नहीं है। ठीक है। परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई की तो नतीजा भुगत लिया। बिल्कुल। और मैं आपको अर्ज करूं कि नवाज शरीफ साहब ने जहांगीर करामत से इस्तीफा मांगा था,
उनके एक बयान पर भिन्नाकर। उसका नतीजा यह हुआ कि फौज में इतना गमो गुस्सा पैदा हुआ कि वहां उन्होंने तय कर लिया कि अब हमारा चीफ जो है उसकी तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो हम निपट लेंगे। और फिर जो परवेज मुशर्रफ साहब से दो दो हाथ किए गए तो वहां नवाज शरीफ साहब जो थे बिल्कुल वो उनको निकलना पड़ा ऐवान इक़्तिदार, शहमात खा गए और वो शहमात खा गए। अब आप देखिए, यानी कियानी साहब की एक्सटेंशन का सवाल जेर बहस है। बिल्कुल है। और अदालत ने एडमिट कर ली दरखास्त। और भाई 2 साल हो चुके हैं उनको सर्विस करते हुए, वो कमानदार आला है फौज के। तो अगर ये खुदा ना खास्ता आप ये कबूल भी कर लें तो फौज का गुस्सा तो रहेगा अपनी जगह, बिलाशुबा। तो पता नहीं कैसे निकल जाए। मैं उसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहता, हाँ। लेकिन जिस तरह के ताने मिल रहे हैं कियानी साहब को, जिस तरह SMS समय आ रहे हैं जी। और बयानात भेजे जा रहे हैं, पैगामात भेजे जा रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते भाई आप। फिर वो असलम बेग ने जिस तरफ इशारा किया है था, ना, फिर वो चीजें भी। ये बात ये है, ये जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ सबकी जिम्मेदारी है। और मैं बार बार अर्ज करता हूं तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। देखिए जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है ना जी, वो भी जब एक दबा के बात करता है लोग उस पर भी रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है उस लहजे में बात करे तो वो कैसे कबूल किया जा सकता है? ठीक। उनका लहजा अपना होना चाहिए, अदालती लहजा, मुनसफाना लहजा। कोई धौंस और दबदबा जो है उसकी जरूरत नहीं है, किसी दूसरे अदारे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो फौज 6 लाख मुसल्लह जवानों की फौज जो पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान की सालमियत की जामिन है अल्लाह के पाक नाम के बाद, और अदलिया जो लोगों की उम्मीदों का मरकज है कि जनाब इंसाफ दे उनको। तो इसके दोनों जो है अगर एक दूसरे को यानी गलत फहमियों में पड़ जाए तो फिर हमें तो सर पीट लेना चाहिए अपना। हम सब बांग्लादेश मॉडल के हवाले से भी रिपोर्ट हुआ ना, वो कह रहे हैं बांग्लादेश मॉडल की बातें वक्त का ज़िया है। मियां साहब वक्त का ज़िया इसलिए है कि आइन में उसकी गुंजाइश ही नहीं है, ना कोई ऐसी खबर कहीं सुनी जा रही। ये तो हमारे भाई बंद जो हैं तरह तरह की क्या साराइयां फैलाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा किसको नजर आ रहा है, ये कहाँ नजर आ रहा है? इन्होंने जी आप ये आइन के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा आप बर्दाश्त नहीं, उन्होंने कहा बर्दाश्त करने न करने की बात ही नहीं है भाई, बात ये आइन में हो ही नहीं सकता और यहां भी नहीं होगा, तो आइन के मुताबिक काम चलना चाहिए। लेकिन शाम साहब आज एक बड़े बाखबर जर्नलिस्ट ने लिखा है ये सारे उनकी पहली जो तहरीर है वो आपने पढ़ी है 3-4 साल पहले? हाँ, वो कई दफा गलत भी होती है। कई दफा नहीं, आप सारी पढ़ लीजिए, आज देख लीजिए हालात क्या। वो तो 4 साल पहले इनकलाब लाए बैठे थे। हाँ बिल्कुल। तो भाई मेरे यहीं पे होगी जजा सजा सब, यहीं पे रोजे हिसाब होगा, विच मीन्स इलेक्शन। शामी साहब आज सदर साहब जो हैं, वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, नवाज शरीफ साहब एक मुदब्बर सियासतदान है पाकिस्तान के, और बड़ी संजीदगी है उनमें। और उन्होंने कहा कि मैं तो कई इस तरह अल्फाज जो है उनका चुनाव में बेएहतियाती पसंद नहीं करता, और मुस्लिम लीग के जो लोग ये काम करते हैं उनको भी टोकता रहता हूं और सरदर्ज करता रहता हूं। लेकिन आज उन्होंने एक बात की है, जब आपसे मुलाकात के लिए अंदर जा रहे थे तो बाहर उन्होंने पहले मीडिया से गुफ्तगू की, रिपोर्टर से, उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा जी इलेक्शन से पहले ही धांधली का सिलसिला शुरू हो गया है। मतलब ये तो वो तो अपने देखिए सियासतदानों की अपनी बोली होती है ना, क्योंकि वो जो डेवलपमेंट फंड्स दे रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले उनको भी धांधली कह रहे हैं, और जो मुस्लिम लीग नून वाले अपने लोगों को दे रहे हैं उनको पीपल्स पार्टी वाले धांधली कह रहे हैं। तो ये तो मुकाबला होता रहेगा। शाह साहब आज सदर साहब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गए और उन्होंने वहां पर भी एक तकरीर की जो कह रहे हैं कि उनका खुद KP के जाना बड़ा लैंडमार्क है। नहीं जाना भी मेरा ख्याल है कि किसी भी सूबाई असम्बली में इससे पहले किसी सदर ने कोई खिताब नहीं किया। BBC ने बताया कि जनरल ज़ियाउल हक पंजाब असम्बली में कर। नहीं, पंजाब असम्बली नहीं थी वो, अच्छा, पंजाब काउंसिल थी। अच्छा, पंजाब की मजलिस शूरा जो थी ना, एक पंजाब काउंसिल बनी थी। अच्छा, असम्बली की इमारत में खिताब किया उन्होंने, ठीक, लेकिन असम्बली से खिताब नहीं किया जहां तक मुझे याद पड़ता है। अच्छा, अच्छा, वो एक और कहानी है। इट वाज नॉट इलेक्टेड। मेरे ऊपर उन्होंने खूब तनकीद की थी बरसे थे। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने उस दिन कहा था अखबार में कि मार्शल्लाह जो है उसके जरिए इस्लाम नाफिज नहीं हो सकता, ये लोगों की राय से होगा, ये जमहूरियत के जरिए। इस पर बड़े बरसे वो, लेकिन वो असेंबली नहीं थी।
तो ये असेंबली जो है मुंतखब एक सूबाई, उसमें सदर साहब ने खिताब किया है और उनको हक हासिल है वो किसी भी असेंबली में खिताब करें। ठीक है। और फिर वहां तो हुकूमत के सरबराह हैं ANP के लोग जी, उनको वो पख्तूनख्वा भी दे चुके हैं, नाम सूबे का बदल चुके हैं और इस वजह से उनके बड़े महबूब हैं जी। और असफंदयार वली ने उनके साथ रफाकत का हक अदा किया और उनके साथ बिल्कुल डट के रहे हैं खड़े। मगर आपको बताऊं, वली खान जो थे उनको तो आज उस्ताद कहा है उन्होंने उस्ताद कह दिया जी। और मगर सदर साहब भी खुद बड़े उस्ताद हैं। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। हमारे जावेद हाशमी साहब तो कहते हैं कि उन्होंने वो PhD करनी पड़ेगी उनको समझने के लिए। गोया PhD की हुई है जरदारी साहब ने और जावेद हाशमी साहब के भी उस्ताद हो गए वो। ठीक है। तो बहरहाल वो भी बड़े उस्ताद हैं। मैं उस्ताद, तुम भी एक उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद। जरदारी साहब ने जो कुछ वहां कहा है वो बड़ा काबिल गौर है जी। उससे मेरा ख्याल है, देखिए एक सूरत हाल तो बदली है ना। पख्तूनख्वा के अंदर भी ये सवात में जो ऑपरेशन करना पड़ा और जिस तरीके से, और अब तो काजी हुसैन अहमद साहब जो हमारे हैं, आज उनके काफिले पर हमला हो गया। बिल्कुल। वो कहती है, हुकूमत कहती है कि बुर्का पोश खातून थी जिसने खुद कुछ हमला किया। काजी साहब कहते हैं नहीं, कोई साम्राज्य ताकत के एजेंट होंगे क्योंकि तालिबान तो उन पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन काजी साहब, अल्लाह का शुक्र है कि आपको कोई गुजर नहीं पहुंची। लेकिन मैं आपसे कहूं, तमाम लीडरों से कहूं, ये ना जाइए, अपनी मोहब्बत पे ना जाइएगा, एहतियात करनी चाहिए बिल्कुल और बचना चाहिए किसी भी उफ्ताद से। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम सदर के खिताब पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे सदर के KPK असम्बली से खिताब पर। शाम साहब, आज एक बात मुझे बताएं कि ये भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है वैसे, बाय द वे? नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविटी इसको तो नहीं कहेंगे, तो सदारती एक्टिविटी है। क्योंकि सदर के तौर पर उन्होंने एड्रेस किया ना। ये कोई जमाती पॉलिटिक्स तो नहीं थी। ठीक है। तो इसलिए आप खातिर जमा रखें। अच्छा। वैसे तो हिज़्ब उल पार्टी से भी वो एड्रेस कर चुके हैं जी, और अपनी पार्टी से भी दस्तबरदार होने का कोई उन्होंने इंदिया नहीं दिया अब तक। असल में आप बार बार ये सवाल करते हो, मैं बार बार एक ही जवाब देता हूँ कि सदर के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है, यानी असगर खां केस पर वो नहीं मालूम होता, सदर के बारे में फैसला मालूम होता है। मैं कहा 40 समय तो सदर के इख्तियार पर लिख दिए गए। उस पर कोई रिव्यू पिटीशन भी फाइल की है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने फाइल की कि भाई ये सदर साहब जो है वो कहाँ से आ गए। गवर्नमेंट ने पहले तो ऐसे फाइल किए 10,000 रुपए नहीं साथ लगाए। देख लीजिए, मतलब बेचारी कितनी गरीब गवर्नमेंट है। तो वो सदर साहब जो हैं जी, उनके बारे में फैसला तो जो चाहे कर दे, वो जवाब दे तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को। मैं बार बार ये अर्ज करता हूं जी, जवाब दे हैं वो पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, इम्पीच करेगी, तो ऐवान सदारत से वो निकलेंगे। आज नवाज शरीफ का एक जुमला रिपोर्ट हुआ है और वो है कि सदर सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे है। ये रिपोर्ट हुआ जुमला उसी मुलाकात के बारे में जो नवाज शरीफ साहब से जो मर्जी कहे वो दस्तूर की दफा निकाल के दिखा दे। वो मुझसे, मैंने भी उनसे पूछा तो उनका पाकिस्तानी नहीं है वो। हाँ। तो पाकिस्तानी तो हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस जो है वो असेंबली को जवाब दे हो गए, वो पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है, हर एक का एक अदारा है ना। जी बिल्कुल। तो फिर ये अपोजिशन लीडर जो है वो यहाँ सिविल जज के सामने जवाब दे होगा। देखिए बात ये, हर शख्स जो है उसके एहतसाब का, उसकी जवाबदारी का एक फोरम है। ठीक है, जैसे वजीर आजम है, हाँ, वो कौमी असम्बली के जरिए जाएगा, कौमी असम्बली के जरिए आएगा। सब जितना आपने सदर को एम्पावर कर दिया है, जितना आप बता रहे हैं कि इतना एम्पावर्ड है, और फिर आप ये भी आज आपने ये भी कहा है कि चिट्ठी लिख के जजेस को बताएं कि जनाब ये ना करें। ये तो काम सदर का है ना। अच्छा, चिट्ठियां लिखना जजेस को। यहाँ अगरचे हमने सदर जो है, हमारे एंकर्स जो है, हमारे जनाब ये जो राइटर्स जो है, उनमें से कई बदतमीजी का मुजाहरा करते चले जाते। बिल्कुल भाई, सदर जो है वफाक पाकिस्तान की अलामत होता है, उसका एहतराम सब करते हैं, और उसको चाहिए कि अगर कोई तजावुज कर रहा हो कोई शख्स या कोई अदारा, तो उसको निशानदेही करे, उसको कहा भाई दस्तूर के मुताबिक चलो। ठीक है, ये 440 वोल्ट का करंट है, यहाँ हाथ ना लगाना।
लेकिन अगर सदर खुद एक पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन हो या शरीक चेयरमैन हो तो फिर ये इस तरह की बात थोड़ा सा मॉरल हाई ग्राउंड थोड़ा सा नीचे आ जाता है। सदर साहब को नहीं रहना चाहिए उसूली तौर पर, मैं इससे साथ हूं, ठीक है, लेकिन भाई सदर साहब जो है, अब मैं उनके कान पकड़ के तो बात नहीं कर सकता उनसे, मुद्दाबाना गुजारिश कर सकता हूं, उन्हें कोई कह नहीं सकता, मजबूर नहीं कर सकता। असेंबली, पार्लियामेंट, सेनेट और कौमी असेंबली वो कान पकड़ सकती है उनके। शाम साहब अगली खबर की तरफ चलते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पीटीआई का इलेक्शन, वेरी इनकरेजिंग साइन। मुझे तो ये आप लोग अंग्रेजी को इतनी बोलते हैं? अच्छा, वो बस रवानी में। हाँ, उर्दू में प्रोग्राम भी कर लिया ना। ये खासा मतलब हौसला अफजा बात। हाँ, हौसला अफजा बात थी। देखिए कितनी बात लोगों को समझ में आ गई। तो ये जो पीटीआई का इलेक्शन हुआ है इस्लामाबाद में जी, तो उनके इलेक्शन पर तो बहुत हंगामा रहा है। हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं जनाब पार्टी टूट जाएगी, तकसीम हो जाएगी, कई लोग छोड़ के चले गए, कई लोग आते आते रह गए, लेकिन इमरान खान अपनी जगह डटे रहे। तो अब इस्लामाबाद में उनके 60,000 मेंबर्स थे जी, जिनमें से 40,000 ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया और यूनियन काउंसिल की सतह पे उनके इलेक्शन हुए हैं। 13 अरकान वहां से इलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल। तो कुल टोटल कितने हुए इस्लामाबाद के? इस्लामाबाद में उन्होंने कुछ 30-34 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो 30 में करवाया है उन्होंने। अच्छा, अब उसके बाद वो लोग इकट्ठे होंगे जी, और फिर ये अपने सदर और दूसरे ओहदेदारों को चुन लेंगे, बिल्कुल, जो इस्लामाबाद में होंगे। वैसे इस्लामाबाद में 62,000 अरकान का मौजूद होना किसी जमात के, ये तो ऑलमोस्ट उतने लोग हैं जितने एक कौमी असम्बली के हल्के में वोट डालने तो उम्मीदवार जीत जाता। नहीं, 62,000 हाथ जीत जाता है। देखिए मेरी बात सुन लें, ये तजर्बा जो है पूरे मुल्क में वो करने जा रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख में ये एक बड़ा मुनफरिद तजर्बा होगा। मेंबरशिप भी रिकॉर्ड हो जाएगी और बड़ा उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है जी, और उस टेलीफोन के जरिए आपकी आइडेंटिफिकेशन होती थी और आप उसके बाद वोट डाल सकते थे। और जिन लोगों को टेलीफोन के जरिए वोट डालना नहीं आता था उनके लिए पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। अब देखना यह है कि वो अपनी जो उनकी निश्चित जो है ना मेंबरशिप की फहरिस्त, वो अगर हमारे सामने हो तो फिर हम उसे चेक करें एट रैंडम। बिल्कुल, 10 आदमियों को टेलीफोन करके पूछे कि कैसा रहा, 20 आदमियों को पूछे, तो मेरा ख्याल इसका भी कोई इंतजाम होगा। और अब उनका इलेक्शन होगा पख्तूनख्वा में जी। मेरा ख्याल ये जो इस्लामाबाद का इलेक्शन था इसका नतीजा आया है तो लोगों को दिलचस्पी पैदा हुई है। अब पख्तूनख्वा में जब इलेक्शन होगा तो ज्यादा दिलचस्पी होगी लोगों को और ज्यादा तवज्जो से देखा जाएगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, हामिद खान साहब जो उनके चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा जी द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। ठीक है, मान लिया, लेकिन इतने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बाद कोई पार्टी और अपनी क्यादत वो बरकरार रख पाएगी? बिल्कुल रख पाएगी। आप सदर चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे वहां। नहीं, कहने का मतलब एक नई तरीके की जो हमारी पार्टियों के इलेक्शन हैं, वो जो हमारी सियासत है, जो पार्टी में आ रहे हैं ना, तो पार्टी का दाई कौन है, कौन ला रहा है उनको? देखिए ये जमहूरियत है ना, और अगर पार्टी के लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब हो, वो चाहते हैं हबीब अकरम साहब हो, तो हबीब अकरम साहब मुंतखब हो जाएंगे। मुबारक हो आपको। शामी साहब, जो ताज़ा तरीन इत्तलात आई हैं प्रोड्यूसर ने, उन्होंने जो तमाम अपने फिगर्स जारी कर दिए हैं पीटीआई ने, 31,512 लोगों ने वोट डाले हैं। अच्छा, 8,889 इनके ये थी वो उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, और 520 लोग हैं जो इलेक्ट हुए, जो इलेक्ट हुए मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से। अब उन्होंने एक काउंसिल बना देंगे अपनी और फिर वो अपने सदर और सेक्रेटरी चुनेंगे, यही ना जी, इस्लामाबाद में जी। तो इसी तरीके से हर जगह इलेक्शन होता चला जाएगा। अब वो पख्तूनख्वा जाएंगे, फिर उसके बाद पंजाब आएंगे। पंजाब में असल पता चलेगा बहुत सारी, वहां भी इसी तरह होगा इलेक्शन। तो बड़ी बहरहाल एक नया तजर्बा है और इससे बड़ा एक पाकिस्तान की सियासत जो है उस पर बड़ी तब्दीली आएगी। इसमें जमात इस्लामी का भी तो क्लेम है ना कि हम भी इलेक्शन के जरिए, ये उससे ज्यादा डिफरेंट और ज्यादा जमात इस्लामी के देखे ना तो मेंबरशिप बड़ी महदूद है ना, मेरे ख्याल चंद हजार है जिसमें जमात इस्लामी के मेंबर, और वहां को कैंडिडेट भी नहीं होता। मजलिस शूरा 3 कैंडिडेट रख देती है नाम सामने, जिसको चाहे वोट दे। पर उनका अपना एक नज्म है और उस नज्म के ताबे वो भी अपने इलेक्शन कराते। शम साहब, शोएब सडल कमीशन में आज मलिक साहब खुद पेश हो गए। मलिक रियाज साहब
सडल कमीशन के सामने पेश हो गए जी क्योंकि उनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया था। जी शुएब सडल साहब ने बताया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हूं और मेरे सिविल जज के इख्तियारात हैं, जो मेरी तौहीन करेगा यानी कमीशन की, उस पर यह तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है जी। तो मलक साहब ने फिर क्या किया, माफी मांग ली वहां। हाँ, वो अब केस खत्म हो गया। वो जाहिद बुखारी साहब आए, वो तौहीन अदालत का केस खत्म, तौहीन अदालत का केस खत्म हो गया जी। तो इन्हीं शराइत पर तो फिर दूसरा तौहीन अदालत का केस भी खत्म हो सकता है। इसका मतलब है मलिक रियाज साहब फिर अगेन चैलेंजिंग पोजीशन में आ गए कि नाउ लेट्स फाइट, लेट्स प्ले। नहीं, वो इसका मतलब है वो अब सेंट्रल कमीशन के सामने पेश होंगे जी, अपना मुकदमा भी लड़ेंगे। बुखारी साहब ने यही कहा, अपने सारे इल्जामात मवाद लेके जाएंगे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी खबर है ये तो। अब चीजें भाई वो जाहिद बुखारी साहब जो है ना जी, उनके बारे में मैंने कह दिया था पिछले प्रोग्राम में पिछले प्रोग्राम में कि भाई कहाँ के वकील हैं जी जी, तो उनकी बेटी है उस्मा बुखारी जी, उनके कई मद्दा भी हैं बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ा एहतजाज किया जनाब कि वो तो सिक्काबंद वकील हैं, फौजदारी के यहाँ पुराने, और आपने क्या किया। भाई देखिए जाहिद बुखारी साहब, उनसे मुझे कोई जाती मुखासमत नहीं है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। तो ये तफन्नन तबा के लिए अगर एक फिक्रा सरजद हो गया तो उसको वो एंजॉय करें, और मैं उनकी सनैरिटी को चैलेंज नहीं कर रहा जी। वो अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए, बिल्कुल, और मलक रियाज साहब के जरिए उनकी दुनिया संवर जाए और मलक रियाज साहब जो है उनकी आकबत को अफाका हो जाए। तो मुझे क्या इसमें बताया है। चल साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। 04236296 हमारा फ़ोन नंबर, और इसके अलावा हमारे फेसबुक और ईमेल्स भी खुले हैं ताकि आपके सवालात हम वसूल कर इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सब कुछ होगा एक वक्फे के बाद। नज़र में एक बार फिर खुशामदीद, माफ़ कीजिएगा। चलते हैं सवालात की तरफ। शाम साहब, ये जमाल मोहम्मद साहब हैं कतर से, इन्होंने पीटीआई के इलेक्शन के हवाले से कह रहे हैं कि आप क्या नहीं समझते कि ये पीटीआई के जीतने की अलामत है जनरल इलेक्शन में भी, कि पीटीआई इतनी मुनज़्ज़म हो रही। देखिए, अगर मुनज़्ज़म हो रही तो बड़ी अच्छी बात है, तो थोड़ा तवक्कुफ कर ले, पहले इलेक्शन लड़ा ले, फिर मुकाबला करें। हाँ। इतनी इनको जल्दी क्या जीतने की। हाँ, जनरल इलेक्शन में। और देखिए, अभी कयूम निज़ामी साहब हमारे बहुत बड़े दानिश्वर हैं जी, और माशाल्लाह कई किताबें लिख चुके हैं, और पीपल्स पार्टी के पुराने रहनुमा भी हैं, आजकल तो शायद नहीं है। उन्होंने मुझे अभी एसएमएस किया, उन्होंने कहा ये पीटीआई के जो इलेक्शंस हैं यूनियन काउंसिल की सतह पर इनके ऑफिस बेयरर्स भी इलेक्ट हो गए हैं। अच्छा, इसी इलेक्शन में ओहदेदार, जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए वो सदर अपनी यूनियन काउंसिल, जिसने उसके बाद लिए वो नायब सदर, जिसने उसके बाद लिए वो सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, इस तरीके से यूनियन काउंसिल की सतह पर काउंसलर भी मुंतखब हो गए और ओहदेदार भी मुंतखब हो गए। वेरी वाइज डिसीजन। अब जब वो इकट्ठे होके तमाम काउंसलर्स इलेक्शन करेंगे अपने जिले का, और उसमें यानी इस्लामाबाद का, और यूं पार्टी वहां मुनज़्ज़म हो जाएगी। शम्स साहब, जो ये हैं जी सैयद नय्युरुद्दीन साहब, ये कहते हैं जी कि इसराइल के गज़ा पर मज़ालिम पे हमारा मीडिया क्यों खामोश है। नहीं, मीडिया तो खामोश नहीं है, तो एहतजाज कर रहा है, प्रोग्राम हो रहे हैं, अदारियाँ लिख के जा रहे हैं, खबरें छप रही हैं, और एहतजाज होना चाहिए आलम इस्लाम पूरे में, और ये सब हमारी हमीयत का तकाजा है, और इंसाफ मिलना चाहिए फ़लस्तीनियों को। ये है जी, ये इरफान इफ़ी साहब हैं, इरफान इफ़ी साहब, इन्होंने अपना नाम इफ़ी, इरफान इफ़ी साहब हैं। ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ अदलिया और फौज में से किसके साथ है। ये तो इरफान सदीकी साहब बता सकते हैं। इरफान इफ़ी साहब, इरफान सदीकी साहब से राब्ता कायम कर ले। मेरा तो ख्याल है एक पाकिस्तानी को दोनों के साथ होना चाहिए, ठीक, और दोनों में इस तरह को कोई खुदा ना खास्ता कोई एक दूसरे से मुकाबला थोड़ी करना है ना। फौज के बगैर मुल्क जो है उसकी सालमियत महफूज रह सकती है, और ना अदलिया के बगैर, क्योंकि इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। शाहिद साहब हैं कराची से जी, अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शम्सी साहब से अर्ज करूंगा, जनाब आली, मैं 40 साल पुराना कारकुन पीपल पार्टी का। हाँ जी।
और मगर इसमें एक बात खूबी है कि नवाज शरीफ तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ये इनमें खूबी ये है। मगर मैं पीपल पार्टी का 40 साल पुराना कारकुन हूँ। ये क्या करते हैं आपस में, क्या ये लोग चाहते हैं, ये अपने जरदारी साहब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है उसको उल्ट करते हैं जो काम, ये आदि उसके हो गए, कोई मीडिया उसके ऊपर कुछ कहता नहीं है। अच्छा जनाब, मेरा तो ख्याल है जरदारी साहब की जितनी खातर तवाज़े हो चुकी है किसी और की उतनी हुई नहीं है, लेकिन आप पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन हैं, जरा आप भी तो उनसे पूछ के बताएं हमें। जी सज्जाद साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। हाँ जी वालेकुम। मैं ये सवाल चाह रहा था करना से। हाँ जी अभी हाँ जी, पिछले दिनों से ये एक बात चल रही है कि सदर के जो 2 ओहदे हैं इनके मामले में एक ओहदा होना चाहिए। उसके लॉजिक में ये बताया जा रहा है कि सदर साहब तो पीपल्स पार्टी के सदर चेयरपर्सन है और उसके साथ पाकिस्तान के सदर है, जबकि हुकूमत में जो पार्टी बैठी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, उसका सदर मीन फहीम साहब है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मीन फहीम साहब पिछले 4-4.5 साल से तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे पार्टी के मामलात में, ना इन्होंने गवर्नर साहब को वज़ीर नामजद किया, ना इन्होंने राजा साहब को वज़ीर नामजद किया, बल्कि वो तो खुद अपनी वज़ीर आज़म के जब मामले में जब पहली बार गवर्नर साहब के मुकाबले में आए थे तो उन्होंने ये फरमाया था कि जाहिर साहब तो माशाल्लाह यारों के यार हैं। तो जब एक बंदा अपनी पार्लिमानी पार्टी का सदर हो और वो वज़ीर आज़म बनने से काफिर हो। अच्छा जनाब, बात यह है हजूर क़िबला, आपने इतना तबसरा फरमा दिया, मखदूम अमीन फ़हीम साहब बैत कर चुके हैं जनाब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से पहले की थी, उनके वजीर थे। अब जनाब ये अशरफ राजा परवेज अशरफ उनके बैत हो चुके हैं बिल्कुल, और जरदारी साहब के भी खलीफा बन चुके हैं। तो अब आप इन पार्टियों में, दोनों पार्टियों में कोई फर्क तलाश न करें। अच्छा, और एक बात सुने, अभी जो मेजर वसीम साहब हैं जी, उनका मुझे SMS आया, उन्होंने कहा आप अपील करें बलोचिस्तान के डॉक्टरों से कि वो हड़ताल खत्म कर दें। लेकिन उनका एक डॉक्टर अगवा है गुज़श्ता 33 अब डॉक्टर अगवा है, हुकूमत तो उसको बाजियाब कराए, लेकिन अगर डॉक्टर अगवा यानी हुआ है और बाजियाब उसे कराना भी चाहिए, लेकिन अगर वो खुदा न खास्ता अभी बाजियाब नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोटा के जो बासी हैं उनको जनाब डॉक्टरों से महरूम कर दिया जाए। जी, ये भी आप, ये हमारे बच्चे जो है डॉक्टर भाई हैं, जरा गौर करें, ऐसे काम ना करें कि लोगों की हमदर्दियां उनके साथ ना रहें। और सूबाई हुकूमत जो है वो भी जरा मोहब्बत के साथ इन लोगों से मामला करे, इनको जरा धौंस वौंस न दे, नौकरी से निकालने की बातें ना करे। अनीस साहब हैं सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम अनीस। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, मैं वालेकुम बचपन से आपको देखता हुआ आ रहा हूँ, आप बहादुर और अच्छे सहाफी हुए हैं, आपकी तरह मैं भी सहाफत में आ गया हूँ, आज मेरी तरक्की हुई है, मैं एडिटर बन गया हूँ। अच्छा, ये रहमत अली आबद साहब को शहीद कर दिया गया। हाँ जी, मालिक साहब जसदानी साहब के बेटे साहब के घर में फायरिंग की गई जी, क्या हमारे लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ कोई चीज क्या? जी बिल्कुल ठीक बात है। हमारे जो दुनिया न्यूज के नुमाइंदे थे उनको शहीद कर दिया गया वहाँ बलोचिस्तान में, और इस पर शदीद एहतजाज हो रहा है। तमाम सहाफ़ती तंजीमें इस पर एहतजाज कर रही हैं, और हुकूमत जो है, इसीलिए तो ये हुकूमत जो है बलोचिस्तान की ये टारगेट हो रही है कि ये ना इंसाफ दे पा रही है, ना अमन अमान दे पा रही है, ना कोई इंतजाम कर पा रही है। तो फिर हुकूमत इसका नाम जो है क्यों रखा हुआ है इसने अपना? मिसेस शाहिद साहिबा हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साहब, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। शुक्रिया जी। मुझे आपके थ्रू एक ये हुक्मरानों से ही बात पूछनी है कि ये जो जमहूरियत आके करती हैं जी, हमने कानून में ये तरमीम की, हमने ये तरमीम की, हमने ये तरमीम की, मतलब आवाम को इसका फायदा एक भी फायदा बता दें। ये अलीज क्लास हमारे पे हुकूमत कर रही है जमहूरियत के नाम पर, और सारे फायदे ये उठा रहे हैं जी, 8वीं तरमीम 20वीं तरमीम, मतलब आवाम को जमहूरियत का फायदा क्या है? जरा मैं ये हुक्मरानों से ही पूछना चाहती हूँ आपके। असल में आवाम को ये फायदा है कि जब वो अपने हुक्मरानों से तंग आ जाएंगे तो इनको वोट के जरिए बदल सकेंगे। अब इलेक्शन होने वाला है, आप वोट का इस्तेमाल सही करें और इनको बदल दें अगर आप इनसे खुश नहीं हैं। यही फायदा है जमहूरियत का, क्योंकि जमहूरियत के बगैर तो आप बंदूक से बदल सकते हैं और बंदूक आवाम के पास है नहीं। शम्स साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल फिर इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।